चलो कॉपी लाओ तो, क्लास शुरू हो गया है। ठीक, शांति बनाओ। चलिए, अंशु कुमार नाम है आपका जी, खड़ा होइए। क्यों नहीं याद किए हैं? माथा दर्द कर, वाह, आया है कहला, ठीक हो गया है ना? तो कल टोटल सुनेंगे। ठीक, आना तो एथिया करने गया हो फटवा, एकदम मारेंगे। कॉल कॉल रहने दो ना, कॉल कॉल। विकास आप कल आए थे ना? खड़ा होइए, चौनिया मुस्की मार रहा है, याद है? यो मिला ही के बोल रहे कि यादें है। तो बताओ तो, यंग इटली का स्थापना कौन किया था? हाँ, कब किया था? मेजनिक किस संगठन का सदस्य बना था? भुला गया। चलिए अगला बताइए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? उस क्लास में कहो ना कि थोड़ा आराम से आप लोग बोलिए। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1862 में हुआ था। ठीक, बैठो। अर्पिता बताओ। शांति बैठो, तो 71 सही है। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? ठीक है। काउंट काउट की मृत्यु कब हुआ था? ठीक। विक्टर इमैनुअल ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? काउंट काउट, ठीक। स्वाति, यंग यूरोप की स्थापना बताओ। मेजनिक कब? मेजनिक किस संगठन का सदस्य था? ठीक। नेपोलियन का पतन कब से शुरू होता है? वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? ठीक। आप तो अइबे नहीं किए। चलिए काजल आप बताइए। तो सही ना तो कौची है? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ठीक। यंग इटली का स्थापना कौन किया? मेजनी। एगो काम करना, जितना भी क्वेश्चन है ना लिखवाएंगे, लाइन से लिख ले, ये पट्टी है। चलो बताओ, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन था? लुई फिलिप ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? भुला गए। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? 1804 में। चलो बताओ, मेटरनिक किस देश का चांसलर था? वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? अठारह सौ 14 नहीं था, 15 था। सबसे पहले तुम लोगों में है क्या? देखो, जो भी क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव में, इसे आज ना होगा तो पीडीएफ दे देंगे सब्जेक्टिव का। लेकिन कम आ रहा था सरस्वती पूजा से, तो नहीं दे रहे थे, आज निकाल देंगे। टेस्ट है इसका, जैसे ही क्लास खत्म होगा एक और है, इस सप्ताह में शायद इंग्लिश ना होगा। ठीक, एगो क्लास बच रहा है, एगो क्लास कल भर है, सैटरडे को तो हमारे क्लास है ना, तो एगो पार्ट इसका बच रहा है, तो इसको निपटा देंगे। आज मंडे को इसका डाल देंगे थी ऑब्जेक्टिव। तो उसमें तुमको क्या करना है कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पे जब सोल्यूशन कराया जाएगा तो वही करना है, कॉपी खोल लेना है और ईमानदारी से। बेईमानी करेगा तो उसमें तुम्हारा नुकसान है, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। ईमानदारी से यहाँ पे एक सेल्फ टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। हम यहाँ जैसे ही क्वेश्चन लाएंगे, पढ़ेंगे, उतना देर में तुमको भी अपना ऑप्शन ढूंढ लेना है कि हमको कौन होगा, और कॉपी पर लिख लेना है। फिर हम यहाँ जब टिक आउट करेंगे तो मिला लेना है कि तू सही किया था कि गलत। हो गया, ये हो जाएगा। उसके बाद एक दिन 2 दिन बाद आप लोगों को जितना भी यहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगा उस सब का फिर प्रिंट निकलेगा और उस सब का टेस्ट हो जाएगा एक दिन क्लास के बाद लास्ट में। तो इस चैप्टर खत्म करना का है, ऐसे ही चलते रहेगा। जितना हम पढ़ाएंगे वहां से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा
जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेकरा पूछने के संभावना है, वो सब ऐसे ही हम लिखवाते जाएंगे। रोज 10 गो, 5 गो, 15 गो, जितना चैप्टर चलेगा उतना क्वेश्चन बनेगा। जैसे आज के होमवर्क में तुमने 15 क्वेश्चन बना है लगभग। आप लोगों को करना क्या है, याद करते जाना है लगातार। अगर उसको टारेगा तो एक के बार 10 क्वेश्चन तुमको बढ़ेगा, तो 10-10 क्वेश्चन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें होगा कि तुम भुला जाएगा। पहले तो कि विदेशी पढ़ना है तुमको, अंतरराष्ट्रीय में पढ़ रहा है, वैश्विक इतिहास है, तो बहुत सारा तो नाम ऐसा आएगा जो तुमको याद नहीं होगा। कभी काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, अमेजिनी, कार्बोनरी क्या है, वेनेशिया, लोम्बार्डी क्या है, कुछ नाम नहीं सुनी होगी ना सुना होगा उधर। तो पहली बार जो है तुमको शब्द आ रहा है नया नया, और इसीलिए थोड़ा सा लगेगा तुमको बोरिंग, ठीक, उबाऊ लगेगा। कहानी थोड़ा सा तुमको लगेगा कि यार घूम गया, क्या हो रहा है ना हो रहा है, दिमाग से पार करने लगेगा। जो पढ़ा रहते हैं समझ में आ रहा है। हमको कभी कभी लगता है कि कहीं हमारा ढेर फास्ट तो ना हो रहा है, ठीक, फास्ट हो रहा है। तो यहाँ पे तो भाई फिक्स है कि इतना दिन में ये पार्ट खत्म करना है। ऑफलाइन में था कि चलो यहाँ पे पॉइंट रोक दिए, ऑनलाइन में तो हमको पूरा एक वो क्लियर करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी एक्स्ट्रा डाउट हो तो क्लास के बाद बाहर किताब रखो। किताब तो कोई के दिख ही नहीं रहा है, बोले किताब रखो, पढ़ा रहे हैं, जो पॉइंट आया है हेडिंग लाइन में रखो, तो नहीं कर रहा है। सबसे पहले किताब पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि क्वेश्चन किताब से आने वाला है। हम जो गेस करेंगे वहां से नहीं आने वाला है, किताब के बीच में से भी क्वेश्चन बनता है। तो किताब को अगर स्टडी करते रहेगा तो सब्जेक्टिव बनाए, ऑब्जेक्टिव बनाए, क्वेश्चन को अगर हम घुमाएंगे फिर भी किताब को पढ़ने से तुमको याद रहेगा कि कहानी क्या था। ऐसे तो जितना हम लिखवाएंगे उतना ही याद रहेगा, लेकिन किताब पढ़ेगा तो पूरा कहानी में से कुछ ज्यादा ही याद रहेगा। एक हम लिख के दे रहे हैं, तुम बुक पढ़ रही है, लिखे बुक से ही, जो भी लिखेंगे बुक से ही क्वेश्चन लिखेंगे, तो उसको करते रहना है। अगर की गलती तो वही हाल होगा, लास्ट में कहेगी कि अब समझे में नहीं आ रहा है, क्या करें। एक के बाद पूरा पहाड़ जैसा न जमा हो जाएगा। 5 गो 6 गो सब्जेक्ट है, सब में वो वैसे ही है। खाली सोशल साइंस में तुमको 5 किताब हो जाता है, आपदा प्रबंधन मिला के। तो अगर एक बार उस सबको देखेगा, तुम लोगों को दिमाग ब्लैंक हो जाएगा कि इतना हमसे नहीं होगा। तो पूरे किताब की ओर ध्यान नहीं देना है। हम 10 क्वेश्चन दिए, तुमको टारगेट रखना है कि हमको 10 क्वेश्चन क्या करना है, याद करना है। आज जो मिला है होमवर्क आज ही कंप्लीट, ठीक। फिर कल दिए, परसों को मिला, कल मिला, टोटल हो गया तुमको 20 क्वेश्चन। कल का तुम्हारा काम ये था कि पहले तुम ये 10 गो याद करने से पहले एक बार पीछे वाला रिवीजन करो, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। नहीं तो आगे से पढ़ते जाएगा, पीछे से क्लीन बोल्ड होते जाएगा, खत्म। तो क्या करना है, रिवीजन करना है। अब आज जब पढ़ने जाएगी, होमवर्क मिलेगा, तब पहले इन दोनों का रिवीजन 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट जितना हो रिवीजन, उसके बाद नया वाला याद। अब बताओ ऐसे करके 1 सप्ताह पढ़ेगी तो 1 सप्ताह में वो 7 बार 8 बार पढ़ चुकी। उसके बाद टेस्ट के लिए एक बार फिर से पढ़ेगी। फिर तुमको जो मंथली टेस्ट चलेगा, वीकली टेस्ट चलेगा, बीच में फिर लास्ट में जो टेस्ट चलेगा, तो टेस्ट में बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है। भूलेगी लेकिन याद नहीं करेगा, छोड़ देगा कि कल करेंगे, परसों करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होता जाएगा और पीछे छूटते जाएगा। हम ज्यादातर जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही ज्यादा लिखवा रहे हैं। उसमें अगर 10 क्वेश्चन लिखवा रहे हैं तो उसमें 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तक तुमको बोर्ड द्वारा पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो तैयारी करते रहो, ये मत सोचो कि लास्ट में करेंगे, बीच में करेंगे, नहीं। तुम लोगों को अगर परसेंटेज उठाना है तो रोज ऐसे पढ़ना है जैसे कल ही एग्जाम, पढ़ते जाओ। बाकी कोई दिक्कत हो रहा है तो सपोर्ट के लिए हम हैं। जहां दिक्कत हो रही है पढ़ने में, टेस्ट में कोई दिक्कत हो रहा है, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि टेस्ट कम हो रहा है, तब बोलो। टेस्ट तो इतना लेंगे कि तू ही कहेगा कि अब ना सा हो गया। अभी चल रहा है लगभग सप्ताह में तुम लोगों को 2-2, 3-3 गो टेस्ट हो जा रहा है चैप्टर वाइज वाला में। इस सप्ताह में कई गो हुआ है, एगो हुआ। एगो इंग्लिश का भी लेना है, बच्चा कम आ रहा था तो पेंडिंग में है, आज ही ना होगा तो ले लेंगे तुमको। तो टेस्ट तो हम लेते जा रहे हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तुमको बस तैयारी बोर्ड के लिए मत करो कि हमको बोर्ड के एग्जाम देने जाना है, तुम तैयारी करो कि हमको टेस्ट में नंबर उठाना है, वही वाला रखना है। हम क्वेश्चन ऐसा सेट करें कि थोड़ा सा सब ना बने, और तुम तैयारी ऐसा करो कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर ये दोनों, हम दोनों में लड़ाई अगर छिड़ जाए कि हम छूटने नहीं देंगे, हम बनने नहीं देंगे, तो हम एकदम अंदर से टटोल के निकालेंगे उसको, खखोर के क्वेश्चन देने के लिए। तू खखोर के पढ़ेगा
कि अगर खखोर के दे रहे हैं तो हम अब उस लेवल के जब तैयारी है तब बोर्ड कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, किताब से ना पूछेगा, पूरा किताब यहाँ खखोर ले है धर के, पूछो कहाँ से पूछता है। तो रोज तुमको एग्जाम की तैयारी से पढ़ना है, यहाँ एग्जाम तुमको रोज हो रहा है, यहाँ वाला एग्जाम को कम में नहीं लेना है, यहाँ पूरा तुमको तैयारी कराया जा रहा है वहां के एग्जाम के। वो एक बार में 100 क्वेश्चन लेगा, उस 80 को लेगा, उस 80 के लिए यहाँ तैयारी चल रहा है। तो तुमको यहीं पे बोर्ड समझना है कि कल मेरा बोर्ड का एग्जाम है, जैसे आप कह दिए ना कि कल एसएसटी का टेस्ट होगा इतिहास का, तो समझो कल मेरा बोर्ड का एग्जाम है, हमको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ऑब्जेक्टिव तो गलती नहीं करना है, एकदम टारगेट रखना है 80 में से 40 बनाना रहेगा, तो 40 में 40 हमको लेकर के आना है, चाहे जैसे आवे, चाहे एक ही सब्जेक्ट से 20 गो बना ले, 16 गो बना ले, या चारों से मिला के हम 40 को पूरा करें, 2 गो से हो जाए जैसे, लेकिन ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो तुमको परसेंटेज उठाता है। सब्जेक्टिव कितना भी लिखेगी तो राइटिंग, लिखने में मिस्टेक, ओवर राइटिंग, सब पे नंबर कटेगा। ऑब्जेक्टिव अगर बढ़िया से आ गया बनाने, सब आंसर याद है, तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, एकदम 40 में 40। ठीक, उसमें रहता है OMR शीट रंगने में दिक्कत होती है, तो जो पुराना 10th वाला है, जिसको जाना है एग्जाम देने, रोज टेस्ट चल रहा है उसका, रोज OMR शीट मिलता है भरने के लिए, जैसे बोर्ड पे आता है ना OMR शीट है, वैसे नाम डालो, कौन सा सेशन में हो, जो पाली है, कौन सा है, सेंटर है, सब कुछ लिखवाते हैं उसी ही। ढेर तो कोचिंग का नाम डाल देता था, NGR कोचिंग सेंटर, वहां चेंज करवाए हैं, NGR नहीं डालना है। अब यहाँ 15 दिन लगातार चलेगा, 1 तारीख से सबके एकदम सेट चल रहा है, जैसे बोर्ड पे होगा ना एग्जाम में, वैसे ही 100 नंबर के 80 नंबर के सेट चल रहा है। अब रोज यहाँ NGR लिखे की आदत रहे, क्या पता वहां जाके OMR शीट पे NGR लिख दे, तो एडमिट कार्ड तो सबके मिल गया है, तो वहां पे जो दिया गया है वही सबके लिखना है। जो वहां सेंटर गया है, लड़की के सबके यही दिग्घा गया है, रामजी चक, लेकिन के मीठापुर गया है, दयानंद जो स्कूल है वो उसमें गया है, तो वही भरवा रहे हैं। ढेर लड़की में ज्यादा थी, नहीं भरने आ रहा था, गलती भर रही थी, OMR शीट रंगने नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे सुधारी सब में हुआ है, OMR शीट रंगना बहुत सावधानी से उसको रंगा जाता है, उसी पर रिजल्ट है। रंगने नहीं आ रहा था, भरने नहीं आ रहा था, कल भी 1-2 लड़की गलती की है, अभी सीख रही है, अभी 10 दिन और टाइम है, 10 दिन में सीख जाएगी। तो वो जो तैयारी है वो पूरा मेरे जिम्मे है, पूरा तैयारी तुमको करवाया जाएगा। तुमको बस एक चीज करना है, क्वेश्चन आंसर एकदम क्लियर रखो, ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो, भरना ये सब करवाना हमारा काम है, क्वेश्चन तुमको नहीं छोड़ना है। पर डे पढ़ो 365 दिन, ऐसा जैसे लगे कि कल ही एग्जाम है, एग्जाम यहाँ कल ही होगा, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट हो रहा है तो कल ही ना एग्जाम हो गया। तो तुमको पढ़ो कि चैप्टर से हमको टेस्ट होने वाला है, सब सब्जेक्ट में, खाली ना कि SST में, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो चैप्टर वाइज होगा। उसके बाद संडे को जो टेस्ट होता है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के, जिसे बोर्ड पे आता है उस तरह से क्वेश्चन तुमको बना के मिलेगा। तुम यहाँ पे सॉल्व करते जाओ, वहां ऑटोमेटिक तुमको सॉल्व होगा। ठीक हो गया, इतना आज के लिए मोटिवेशन काफी है। अब ई आधार पे जो पढ़ा परसेंटेज उठाएगा, जो घूम रहा है मस्ती में है कि पढ़ेंगे तो पास करेगा। परसेंटेज अगर उठाना है तो उतना मेहनत तुमको करना होगा, खाली पास करना है तो जितना चाहिए, फर्स्ट चाहिए तो फर्स्ट जैसा पढ़ो, सेकंड चाहिए तो सेकंड जैसा पढ़ो। अब फेल होना है तो घूमते रहो रोड पर, है ना नंदिनी? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग चालू है? चलिए तब क्लास शुरू किया जाए। आज थोड़ा सा कम छोटा सा क्लास होगा, लेकिन फिर भी 14 पेज के बन गया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण को पढ़ने वाले हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। ठीक, इटली के एकीकरण पढ़ लिए हैं, अब देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। और कल वाला क्लास में हम लोग देख लेंगे बाकी के जो बचा हुआ भाग, छोटा छोटा देश जैसे हंगरी आएगा, पोलैंड आएगा, यूनान आएगा, तो इन सब जैसे जो छोटे छोटे देश थे उसको कल के क्लास में। और कल ये चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, खत्म। उसके बाद मंडे को इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तो यहाँ कर लेना है। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे तक आते आते तुमको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट भी हो जाएगा, 1-2 दिन मिल जाएगा पूरा रिवीजन करने के लिए। आराम से रिवीजन कर लेना है, PDF मिल ही जाता है, वहां से अपना क्वेश्चन आंसर देख लेना है, कर लेना है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं जर्मनी के एकीकरण के पीछे कहानी क्या है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे सबसे पहले इनके बारे में, बिस्मार्क का ही यहाँ पे ज्यादा भूमिका आएगा। ठीक, तो देखो जर्मनी के इतिहास में थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि हम लोग आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल से पहले चलते थोड़ा सा एकदम मध्य काल में।
मध्यकाल लगभग अगर हमने अपने भारत की बात करो तो 750 से शुरू होता है, लगभग पूरे विश्व में यही है, थोड़ा सा 50 साल 100 साल ऊपर नीचे हो सकता है। तो मध्यकाल में बात करो तो जर्मनी में लगभग कब बताया जा रहा है, 800 ईस्वी जब चल रहा था, तब यहाँ पे जिसका शासन था उस व्यक्ति का नाम है शार्लमा। ठीक, तो शार्लमा नाम के राजा है, इसी के नेतृत्व में ये जर्मनी था। और उस टाइम पर ये जर्मनी जो है वो संगठित था, यानी कि टुकड़ों में बटा हुआ नहीं था, संगठित था, एक था, बढ़िया से चल रहा था, अपने सुदृढ़ अवस्था में था, यानी बेहतर अवस्था में था। लेकिन आधुनिक युग आते आते जर्मनी में विखंडन शुरू हो जाता है, यानी जर्मनी टूट टूट के छोटे छोटे साम्राज्य में बंटना शुरू होता है। कहानी शुरू कर रहे हैं संगठित से, पहले बिखरेगा, बिखर के फिर क्या होगा, संगठन के प्रक्रिया पढ़ना है। मेन हम लोग को वही पढ़ना है कि इसका एकीकरण होगा कैसे। तो पहले तो ये एकत्रित था, यानी कि एक में संगठित था, लेकिन बाद में क्या हुआ, हालात बदले, साम्राज्य बदला, राजा बदला, स्थिति के अनुसार ये टुकड़ों में बढ़ते चला और टूटते टूटते ये 300 भाग में टूट गया। पूरा जर्मनी, जो एक पूरा जर्मनी था, वो कितने भागों में टूट गया, 300 छोटे बड़े साम्राज्य में, छोटे छोटे जगह पर ये टूट के बिखर गया। अभी जितना भी बिखरा, बिखराने में मुख्य भूमिका था राजाओं का। जो भी शक्तिशाली थोड़ा राजा था, अब मान रहा है कि जैसे कि हम लोग अगर भारतीय इतिहास के आधार पर देखें तो भारत में कैसे विखंडन होता था। जैसे इतिहास में देखो, जब तक चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, तब तक पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रहा है। या मुगल वंश में आ जाओ, जब तक औरंगजेब था तब तक बढ़िया से चल रहा था। जैसे औरंगजेब मरा, मुगल में अब कोई बढ़िया राजा नहीं था, इतना सर्वशक्तिशाली नहीं था, इतना योग्यता उसमें नहीं थी कि वो पूरे भारत को एक करके और शासन चला सके। तो टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया था। जो सामंत थे वो अपना अलग राज्य बनाने लगे थे। जब जब भारत टूटा है इतिहास में देखो तो इसी प्रकार से टूटा है। यहाँ भी वही हो रहा है। अगर शक्तिशाली राजा नहीं है तो जो राजा के नीचे काम कर रहा था उसको जैसे ही मौका मिलेगा कि यहाँ पे शक्तिशाली राजा नहीं है तो अपना अलग साम्राज्य बना लेगा। और इस कारण से यहाँ पे 300 टुकड़ा बट गया। अब 300 टुकड़ा बटने के बाद क्या होगा, जितना भी राजा अपना अलग साम्राज्य बनाएगा वहां का नीति नियम ये खुद बनाएगा अपने अनुसार। तो सबका नीति नियम एक दूसरे से क्या होगा, अलग हो जाएगा। और ये नीति नियम अलग इसलिए भी बनाया जाता था ताकि ये क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र के साथ जुड़ नहीं पाए। जैसे हम लोगों को अगर बात करना हो तो एक हमारे देश का संस्कृति कल्चर है, एक हमारे पड़ोसी देशों का संस्कृति कल्चर है। क्या दोनों एक है? दोनों की भाषा अलग, पहनावा, खान पान, हर चीज अलग है, तो एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे था। ठीक, तो यहाँ पे 300 टुकड़े में बंट गया। इसमें राजनीतिक रूप से भी अंतर है, सामाजिक और धार्मिक, इन तीनों रूप से यहाँ पे अंतर पाया जाता था। सब एक दूसरे से क्या थे, 300 के 300 राज्य एक दूसरे से भिन्न थे, अलग थे। और जब तक आप एक सोच के नहीं होइएगा, आपकी जो सोच है वो एक नहीं होगी तो आप एक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे सब तो अलग अलग है, धर्म के नाम पे, समाज के आधार पे, राजनीति के आधार पे सबका नियम कानून अलग अलग है, तो एक दूसरे से लगाव ही नहीं होता था। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो बताया गया है कि जो उत्तर जर्मनी था ना, जर्मनी का जो उत्तर वाला भाग है वहां पे क्या हो रहा है, प्रोटेस्टेंट की संख्या ज्यादा है। और प्रोटेस्टेंट कौन है, तो 8वां 9वां में पढ़े हैं कि ईसाई धर्म को कितने भाग में बांटते हैं, 2 है, एक है प्रोटेस्टेंट और एक है कैथोलिक। तो उत्तरी जर्मन में देखा जाए तो किसका जनसंख्या ज्यादा है, प्रोटेस्टेंट के। ठीक, और यहाँ पे प्रसा जो राज्य है उसका प्रभाव है। यानी कि मान लो ये जर्मनी है ना, तो जर्मनी के जब हम उत्तरी वाली भाग को इसे लें तो उत्तर वाले भाग में है कौन, प्रोटेस्टेंट है। ठीक, आई प्रोटेस्टेंट पर कब्जा, ये पूरा इलाका पे कब्जा किसका है, जर्मनी का नहीं है। प्रसा एक अलग देश है, वो यहाँ पे अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए है। हाँ, प्रसा। ठीक, प्रसा में बिस्मार्क आएगा और वही जर्मनी का एकीकरण करेगा। प्रसा के नेतृत्व में ही पूरे जर्मनी का एकीकरण आगे कहानी में होने वाला है। ठीक, उसके बाद आगे देखो तो दूसरा तरफ हो गया ये नीचे वाला इलाका, जैसे ले लो दक्षिणी वाला। तो दक्षिण में क्या है, जर्मन में कैथोलिक की संख्या ज्यादा है। कैथोलिक, ईसाई धर्म में 2 भाग हुआ ना, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो कैथोलिकों की संख्या ज्यादा है और यहाँ पे संसद है, और संसद का क्या नाम है, डायट। संसद का क्या नाम है, डायट। तो डायट प्रतिनिधि सभा थी, उसके अनुसार यहाँ पे चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये
उत्तरी भी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी, क्या दोनों एक हो सकता है? पहले धर्म के नाम पे भी अलग है, राजनीति में भी देखो तो ये एक दूसरे से अलग है। यहाँ तक कि यहाँ पे कहानी ऐसा था कि व्यापारियों का जो नाप तोल का जो चीज होता है ना, नापना तोलना, तो मापने तोलने की चीज भी एक दूसरे से भिन्न थी। कहीं पे वजन बढ़ जाता था, जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति चला लेकर के सामान, मान लो यहाँ से चला, यहाँ पे जो तो मान लो कि यहाँ पे वजन इसका क्या हो गया, घट गया। यहाँ के जो चल रहा है मापन विधि उसके अनुसार वजन क्या हो गया, घट गया, और यहाँ गया तो बढ़ गया। उसके बाद और क्या होता था, यहाँ से यहाँ जाना है तो बॉर्डर बॉर्डर है, मान लो यहाँ पे ये 3 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, तो यहाँ भी आपको टैक्स पे करना है और फिर यहाँ भी टैक्स पे करना है, तो महंगा हो जाता था। तो इसे कई सारी समस्याएं थी जिससे ये लोग जूझ रहे थे। ठीक, तो एक तरफ प्रशा का शासन है ऊपर में, और नीचे में देखो तो डायट चल रहा है। तो देखा जाए तो इन कारणों से इन लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना का अभाव था, यानी इन लोगों में राष्ट्रवादी भावना नहीं थी। ठीक, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। जब तक राष्ट्रवादी भावना नहीं जगेगा तब तक हम एकीकरण की बात थोड़े करेंगे, एक थोड़े होना चाहेंगे। तो जब राष्ट्रवादी भावना ही नहीं है तो एकीकरण भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एकीकरण का बात आएगा कैसे, कहां से आएगा? तो एकीकरण की बात आने में नाम आता है तुमको यहां भी नेपोलियन बोनापार्ट का। ये जो 300 टुकड़ा में बंटा हुआ था ना, इसको नेपोलियन कितने भागों में लेकर चलाया? 39 भाग में। 39 भाग में जोड़ के निर्माण किया कौची का? राइन राज संघ का। ये है तुमको इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन कि जर्मन राइन राज संघ की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 भागों को। कब? 1806 ईस्वी में। तो यहाँ पे यह स्थापना कर देता है। ठीक, और यहीं से जर्मन के लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगता है। कैसे जगेगा उसके पीछे कहानी का होता है कि जब ये 300 टुकड़ों को आपस में जोड़ता है तो जोड़ने के साथ ही जो इनका एक समस्या जैसे यहां से था कि यहां से यहां जाना, यहां से यहां इसे टैक्स पे करना, ठीक, और यहाँ पे वजन को लेकर के इस तरह की जो भी समस्याएं थी उसका समाधान हो गया। अब ये तीनों इलाका अगर एक में ऐसे हो जाए, मान लो कि ये इलाका ऐसे जुड़ जाए, तब यहाँ पे तो टैक्स फ्री, मुद्रा सबका एक है, मापन विधि एक है, तो कई सारी व्यवस्थाएं हो गई चुकी थी। फिर सांस्कृतिक रूप से, भाषिक रूप से भी एक दूसरे से लोग जुड़ने लगे थे, और यहां से इन लोगों को लगा कि अगर हम पूरे जर्मनी को एक में जोड़ लें तो हम लोगों को और फायदा सिद्ध हो जाएगा। ठीक, यानी जर्मनी के लिए अच्छी सोच इन लोगों के अंदर आने लगा, यानी जर्मनी के लिए मन में चेतना जगने लगी, और जहां चेतना जगी वहां राष्ट्रवाद का जन्म हो गया। तो अब इस देश के कुछ ऐसे लोग थे जिनके अंदर ये भावना जगने लगी थी कि पूरे जर्मनी को एक में जोड़ देना चाहिए, और धीरे धीरे ये भावना आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान यहाँ पे कुछ लोग भी आ जाते हैं जर्मनी में, जैसे कि यहाँ पे एक देखो तुम, तो हीगल का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन तुमको बन चुका है हीगल से। तो हीगल है, आता है कि हीगल का संबंध किस देश से था? तो देखो हीगल एक दार्शनिक है, फिलोसफर है। कांट हो गया, हमबोल्ट हो गया, अंडर्ट हो गया, जैकब ग्रिम हो गया, ये सभी जर्मनी के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, और ये सभी के सभी अपने जर्मनी के एकीकरण के लिए बात करेंगे, लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने की काम करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो हीगल देखा जाए तो ये दार्शनिक व्यक्ति था, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए उसने जर्मन में राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। प्रशा का जो चांसलर था बिस्मार्क, आगे जो आएगा जो पूरे जर्मनी का एकीकरण करने वाला है, वो हीगल के विचारों से बहुत प्रभावित था। एक सवाल यहां से भी बन जाएगा कि बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? तो हीगल के विचार से ये बहुत प्रभावित था। उसके बाद यहाँ पे एंडर्ट जो है, एंडर्ट पेशे से कवि है, और ये कवि है तो किस माध्यम से लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाएगा? कविता के माध्यम से। कई बार हम लोग को अगर देखो जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त आता है तो कुछ ऐसे गाना है भारत में जो गाना को सुनने के बाद रोंगटा जो है रोआ खड़ा हो जाता है, होता है। जैसे वो लता मंगेशकर की जो गाना है उसको जितना कहो मतलब कितना उसका बड़ाई करेगा, जो गाना है ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, उस गाने को अगर ध्यान से तुम आंख बंद करके सुनो, अगर उसको तुम महसूस कर रहा है
तो निश्चित तौर पर तो आंख में आंसू आना है, क्योंकि वो गाना लिखा गया है एक सच्ची घटना पर। जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, भारत उसमें हार गया था, तब वो गाना लिखा गया था। ठीक, तो इसे है बॉर्डर का एक गाना है संदेशे आते हैं। फिर भगत सिंह का जो गाना है वो वाला कौन सा गाना है, फांसी चढ़ते वक्त गा रहे थे, गाना का नाम नहीं याद आ रहा है, भूल रहे हैं। हाँ, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये सब कुछ गाने हैं जो तुम्हारे अंदर देशभक्ति जगा देगा। एक सन्नी देओल की फिल्म का गाना है बांध कफन अपने सर पर देखो वीर जवान चले। अगर इन सब गाने को जब युद्ध चल रहा है सेना को सुना दो या अपने देश के लोगों को सुना दो, तैयार हो जाएगा युद्ध करने के लिए। तो राष्ट्रवादी भावना वो जगाता है। ठीक, कई सारे कवियों की कविता पढ़ो, उनकी कविताओं को सुनो, तो कविता भी हमारे अंदर वो राष्ट्रवादी भावना को जगाता है। फिल्म भी कई सारे ऐसे हैं जो फिल्म को देखने के बाद तुम्हारे अंदर राष्ट्रवादी भावना जगता है। जर्मनी में वही हो रहा था, जो लोग जिस जिस क्षेत्र से जुड़े हुए थे वहीं से योगदान दे रहे थे। हेगल दार्शनिक है तो अपनी बातों से, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर रहा है। एंडर्ट कवि है तो ये अपने कविता के माध्यम से लोगों में जागरूकता ला रहा है। वहां पे जो फिल्म बन रही है तो जो नायक नायिका है वो फिल्म के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगा रहे हैं। इस तरह से जर्मनी में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन लोगों ने, यहाँ पे चित्रकार की बात आ रही है, अब चित्रकार बेचारा कि ना तो एक्टिंग आता है, ना बढ़िया बात कर सकता है, ना कविता लिख सकता है, लेकिन वो चित्र इस प्रकार से बनाता था कि चित्र बना दिया कि ये जर्मनी हमारी माँ है, इसको पूरा जंजीर से जकड़े हुए है, इस तरह के इसको छुड़वाना है। चित्र देख के तुमको लगा है कि ऐसे हो गया हमारे साथ है। तो पहले फिल्म नहीं बनता था। अब मतलब जर्मनी के हम फिल्म याद किए कि कौन सा इसका फिल्म बना था नहीं यार, फिल्म की चर्चा नहीं, हम बता रहे हैं कि देखो समझना, यहाँ से कहानी का थीम ये समझना है कि जिस व्यक्ति से वो जिस क्षेत्र में जुड़ा हुआ था उस क्षेत्र से उसको जितना बन रहा था वो अपना योगदान दे रहा था। जिसको जिस क्षेत्र में अपना कला था उसके माध्यम से, जैसे बता तो नहीं कि एंडर्ट कवि तो कविता के माध्यम से। अब हेगल बेचारा कविता नहीं लिख सकता, लेकिन वो बात इस प्रकार से करेगा तुमसे, एक तरह से कहो कि भाषण इस प्रकार से देगा तुमको कि तुम उससे प्रभावित हो जाएगा। चित्रकार बेचारा ने वो दोनों काम नहीं कर सकता है, लेकिन ये चित्र ऐसा बनाएगा कि उस चित्र के माध्यम से तू उससे जुड़ जाएगा। जैसे हमने के भारत माँ के चित्र बनाया हुआ ना है कि शेर पर है, साड़ी पहनी हुई है, तिरंगा वाला झंडा ली हुई है, ठीक, और उसको चारों पट्टी से, चारों तरफ से उसको जंजीर से जकड़ दिया जाए, तो उस तस्वीर को देख के तुमको मन में क्या आएगा कि हमारी भारत माँ गुलाम हो रही है, हमको छुड़ाना है। तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन ये सोच तो आया तुमको, राष्ट्रवादी भावना तो जगाया। तो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं और अपने अपने तरीके से यहाँ पे लोग राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने का काम जर्मनी में कर रहे हैं। ठीक, जर्मनी में उस टाइम पे सामंती व्यवस्था था। ठीक, सामंती जमींदार वाला होता है, राजा वाला जो व्यवस्था चलता है वो व्यवस्था था। और इन सारी घटनाओं के कारण अब यहाँ पे जर्मन के जो लोग हैं वो सामंतवादी व्यवस्था से निकल करके सीधे कहाँ आ गए, अब आधुनिक युग में, कि इस व्यवस्था में हमको नहीं रहना है, जर्मनी का एकीकरण ये सब करना है। ठीक, जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन का जो शुरुआत है वो शिक्षण संस्थानों में भी हुआ। जो स्कूल कॉलेज है वहां पे भी इसका बात होती थी। शिक्षक वहां भी लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने का काम करते थे और कई सारे शिक्षक और छात्र मिल करके संगठन भी बनाए थे, जिसमें तुमको एक नाम आएगा यहाँ पे, ब्रुसेनसेफ्ट। ठीक, ब्रुसेनसेफ्ट नाम का जो ये बना हुआ है संगठन, ये जो सभा बना है, ये बनाया है जर्मनी के शिक्षक और विद्यार्थियों ने। अब विद्यार्थी मतलब उसमें 8, 9, 10 के विद्यार्थी नहीं है, जो कॉलेज के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, उन लोगों ने मिल करके यहाँ पे क्या किया है, एक संगठन बनाया है, एक सभा बनाया है, जिसका नाम क्या है। ठीक, इसके अलावे जर्मनी के जो राइन संघ है, वाइमर राइन संघ, वहां पे एक विश्वविद्यालय भी था जिसका क्या नाम है, येना। येना की जगह जेना भी लिखा रहता है। ठीक, तो क्वेश्चन यहां से बन चुका है और यहां से मॉडल क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन था कि ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा किस देश में थी, जर्मनी में। जेना विश्वविद्यालय कहाँ होगा, जर्मनी में। तो कुछ शिक्षण संस्थान भी थे जो अपने तरफ से लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने का काम कर रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने का काम कर रहे थे। ठीक, मेटरनिक इन सभी आंदोलनों को दबाने का काम करता है। उसके लिए एक नियम लाता है जिसका नाम है कार्ल स्वात।
तो ये आदेश के अनुसार वो इसको खत्म करने का प्रयास तो करता है, लेकिन इसमें मेटरनिख सफल नहीं हो पाएगा। लोगों में राष्ट्रवादी भावना इतना तीव्र हो चुकी थी कि इनको दबाने से दबने वाला नहीं था, और यहाँ पे लोग एकीकरण के लिए आगे बढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण करेंगे, वो मेटरनिख से रुकने वाले नहीं है। अब आगे देखो कि इसमें होता क्या है। इसी टाइम पर एक और घटना घट रहा था, वो है व्यापारियों का। ठीक, अभी हम मैप में बताएं कि कैसे व्यापारियों को मापन में, मुद्रा में, नाप तोल सब में, टैक्स में परेशानी हो रही थी। तो जर्मनी के जितने भी लोग थे ना व्यापारी वर्ग के, तो उन लोगों ने मिल करके 1834 ईस्वी में जर्मनी में एक संगठन बनाया, और ये संगठन भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस संगठन का नाम है जालवेरिन। किताब के पीछे क्वेश्चन है कि जालवेरिन किसका संगठन था, तो व्यापारियों का है। 1834 में जर्मनी के व्यापारियों ने मिल करके एक संगठन बनाया, उसका नाम है जालवेरिन। और ये किसके नेतृत्व में बना? प्रासा के नेतृत्व में। बनवा कौन रहा है? प्रासा। तो प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी के व्यापारियों ने 1834, हाँ प्रासा एक अलग देश था, उसी के अंडर में ना पूरा उत्तरी जो जर्मनी है वो है। ठीक, तो जर्मनी के व्यापारियों ने मिल करके यहाँ पे एक संगठन बनाया जो कि पूरे तरह से व्यापार पर संबंधित था, आर्थिक संघ है। ठीक, जिससे के विषय में यह कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा भी दिया था। जो भी समस्याएं थी इस चीज को खत्म किया। उसने कहा कि अगर पूरा जर्मनी एक हो जाए तो ये सारी समस्याएं जो वो खत्म हो जाएगा। तो क्षेत्रीय भावना से निकल के अब कहाँ गए लोग? राष्ट्रीय भावना पर, कि पूरे जर्मनी जब एक रहेगा तब हम लोग बेहतर से यहाँ पे व्यापार ये सब कर पाएंगे। ठीक, लेकिन जितना जर्मन के राष्ट्रवादियों को संगठित होना चाहिए था उतना ये अभी नहीं हो पाए थे। जैसे हम लोगों को ये कहानी को अपने देश में जोड़ो तो 1857 की क्रांति से जोड़ दो। 1857 क्रांति में आजादी के लिए हम लोग पूरी तरह से मेहनत तो की है, लेकिन जितना लोगों को संगठित होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया था, और हमारा क्रांति का हो गया था असफल। इसमें कुछ लोग भारत की मदद भी किए थे अंग्रेज को असफल करवाने में। ठीक, तो ये चीज हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखो, तो जब फ्रांस की क्रांति हुई 1830 में, तो इटली तो कर ही रहा था। मेजनीला कल पढ़े कि अपने देश के एकीकरण के लिए कोशिश किया, इटली यंग यूरोप का स्थापना किया। इधर जर्मनी में भी ये आंदोलन हो गया था। ठीक, फ्रांस की क्रांति के बाद इटली में भी आंदोलन हो रहा है और जर्मनी में भी। इटली जर्मनी में क्यों होगा? एकीकरण करने के लिए। इस टाइम हंगरी, बोहेमिया, पोलैंड, यूनान, इन सारे राज्यों में भी तुमको देखने को ये चीज मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग जर्मनी को देखें तो 1830 के क्रांति के समय यहाँ भी राष्ट्रवादी भावना को कुछ हवा मिला, ये लोग भी जागरूक हुए एकीकरण के लिए। लेकिन यहाँ पे दो जगह पे, जर्मनी में दो जगह था, एक है सेंक्सिनी और एक है तुमको हनोवर। अब ये सब नाम नया है, भूल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अभी तक क्वेश्चन ना बना है। तो इन राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे कि हम लोग यहाँ पे सामंती व्यवस्था में नहीं रहेंगे, हमको लोकतंत्र की स्थापना करना है। लेकिन इसको दबाने में दो लोग काम करता है, एक है प्रासा और एक है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मेटरनिख पूरे तरह से यहाँ पे देखा जाए तो पुरातन व्यवस्था को मानने वाला प्रतिक्रियावादी व्यक्ति, ये इस चीज के लिए कभी तैयार नहीं होगा। और प्रासा क्यों तैयार नहीं होगा? क्योंकि जर्मनी के पूरा ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पे किसका आधिपत्य है? प्रासा के। और अगर यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो जाए तो प्रासा का जो प्रभुत्व है वो तो खत्म हो जाएगा, उसका जो पावर है वो खत्म। तो ये दोनों मिलकर क्या करता है? इन दोनों जगहों पे जो लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू हुआ है लोकतंत्र की स्थापना के लिए, उसको प्रासा और ऑस्ट्रिया मिलकर क्या करता है? दबा देता है, उसको खत्म कर देता है। और 1830 के क्रांति में जर्मनी जो करना चाहता था, जो लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता था इन दो जगहों पे, वो सफल नहीं हो पाता है। इतिहास में अगर देखो, इतना व्यक्ति को अभी तक पढ़ लिया है तो एक चीज इससे अपने जीवन में सीख सकता है। जितने भी यहाँ पे व्यक्ति हैं, चाहे आगे जो भी पढ़ेगा, तुम देख रहा है कि एक बार में ये लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो सफल ही नहीं है। मेजनी तो बेचारा सफल भी नहीं हुआ, उसका मतलब कि मृत्यु हो गया, खत्म हो गया, सफल तो हुआ नहीं। लेकिन उसकी कुर्बानी जाया नहीं गया है, बेकार नहीं गया है। उससे सीख लिया कौन? गैरीबाल्डी। उस उद्देश्य को पूरा कौन किया? काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, विक्टर एमेनुअल। तो कई बार ऐसा होता है जीवन में, कुछ सोचेगा वैसा नहीं हो पाएगा, असफल हो जाएगा। तो असफल होकर हारना नहीं है। पहला बार जब मेजनी हार गया था तो हार नहीं माना था, वो भागा था खाली। 1848 में फिर आ गया था,
और फिर भी सफल नहीं होगा तो फिर भी हार मान लिया, लेकिन उसका जो सपना था वो 1871 में जाके पूरा हो गया। तो कई बार ऐसा होता है, क्या पता भगवान हम लोग को सिर्फ शुरुआत करने के लिए भेजे हो, हम शुरुआत करके चल गए, हमारा उतना ही योगदान था। तो कभी असफलता मिले तो घबराना नहीं, वो कहीं ना कहीं बीजारोपण हो चुका है, उसका फल बाद में तुमको मिलने वाला है। गांधी जी के व्यक्तित्व से तुम सीख सकता है। 1820 के आंदोलन असफल है, जनता में असंतोष की भावना है, एक तरह से देखो तो गांधी जी के सपोर्ट में नहीं है। फिर 10 साल बाद 1930 में फिर वो आंदोलन शुरू कर देते हैं, उन्हीं जनता को साथ लेके भरोसा जीत गया, फिर असफल। फिर 1940-42 में शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। देखा जाए तो जिंदगी में सफलताएं तो आ रही है, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। ठीक, तो ऐसा कई, ये सब तो हम लोगों को किताबी बातें हो गई कि हमको पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर करना है, जवाब देना है, लेकिन वो किताब के पीछे कुछ संदेश है, वो तुमको ढूंढना पड़ेगा। कुछ मोटिवेशन दे रहा है, कुछ मार्गदर्शन दे रहा है, तो इस तरह की चीजों तुमको खुद ढूंढना होगा कि बता कर रहा है हमको, यहाँ से हमको जिंदगी में क्या सीखना है। कल के समय में हो सकता है ये सारी चीजें तुमको काम ना करे, कि कब एकीकरण हुआ, कब कौन मरा, हमको क्या लेना देना, लेकिन यहाँ से जो इन लोगों ने जो कोशिश की, जो प्रयास किए, उन प्रयासों से एक चीज तुम सीख सकते हो, वहां से प्रेरणा ले सकती है कि जब वो लोग असफल हो सकते हैं, उसके बाद एक प्रयास कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन में असफल होने के बाद दोबारा प्रयास क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये तुमको यहाँ से क्या हो जाएगा, फायदा। तो कुछ चीजें जो है वो कहानी के पीछे है, जो तुमको खुद ढूंढना होगा कि वो हो क्या रहा है, जो मुख्य रूप से तुम्हारे जीवन में जरूरी है। तो यहाँ से हम लोग को इन लोगों से सीखना है कि असफल हो रहे हैं फिर भी प्रयास कर रहे हैं। 1848 की क्रांति होगी, और इस क्रांति में ये लोग फिर से क्या करेंगे, जर्मनी में एक बार फिर से राष्ट्रवादी भावना जगेगी, ये लोग में फिर से राष्ट्रवादी भावना आएगी। बढ़ कह नहीं रहा है, ठीक, राष्ट्रवादी भावना आएगी। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिक का तो अंत कर ही दिया था, मेटरनिक तो इस टाइम पे छोड़ के चला ही गया था, इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने वान गोगेरन के नेतृत्व में मार्च 1848 को पुराने संसद की सभा में फ्रैंकफर्ट में यहाँ पे सभा को बुलाया। जो पुराना इस सबके डायट की जो सभा थी, उसको जब 1848 की क्रांति हुई तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है वान गोगेरन। तो वान गोगेरन के नेतृत्व में 1848 में फ्रैंकफर्ट नाम के जगह पर एक सभा बुलाई गई। सभा क्यों बुलाई जाएगी, आंदोलन करके वहां से समानती व्यवस्था को हटाने के लिए। ठीक, यहाँ ये निर्णय लिया गया कि प्रशा का शासक जो है वो फ्रेडरिक विलियम बनेगा। इस सभा ने क्या लिया कि ठीक है, एकीकरण हम पूरा करेंगे, और एकीकरण में जो शासक बनेगा इसका वो कौन होगा, प्रशा का शासक जिसका नाम है फ्रेडरिक विलियम। इसी के नेतृत्व में पूरा यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण होगा, वही इसका नेतृत्व करेगा। ठीक, उसी के समस्त पूरा यहाँ पे एकीकरण कर दिया जाएगा, और एकीकरण करने के बाद वहां पे लोकतांत्रिक वैधानिक राजतंत्र के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। यानी कि लोकतांत्रिक राजतंत्र जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में क्या चीज है, लोकतांत्रिक राजतंत्र। राजा का पद निश्चित है कि राजा का बेटा ही बनेगा, लेकिन बाकी के जो पद है उसके लिए क्या होता है, चुनाव होता है। तो इस तरह के जहां पे व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक राजतंत्र। तो यहाँ पे वही चीज अपनाना था कि पूरा जर्मनी के एकीकरण करेंगे, राजा तो विक्टर मिनोर रहेगा, लेकिन बाकी के जो पद है उसके लिए क्या होगा, चुनाव होगा। डायट है, संसद है वहां के, तो वहां पे लोग चुन के आएंगे और वो सब मिल करके कानून बनाएंगे। यानी राजा के शक्तियों को कुछ लेकर के और जनता के प्रतिनिधि को दिया जाएगा। ये चीज यहाँ पे तय हुआ। लेकिन यहाँ पे जो ये है फ्रेडरिक विलियम, ये एक निरंकुश राजा था और रूढ़िवादी विचारधारा का था। ये किसी के नीचे रह के काम करने वाला विचारधारा के नहीं था। यानी कि हम अपने अनुसार करेंगे। राजा मतलब भगवान का भेजा हुआ दूत, दैवीय शक्ति मानने वाला व्यक्ति। ठीक, तो ये इस बात के लिए तैयार नहीं होता है, वो इनकार कर देता है कि हम इस चीज के लिए तैयार नहीं है। ठीक, इसके मना करने का एक कारण और था, और वो कारण है तुमको ऑस्ट्रिया। अगर फ्रेडरिक विलियम कह देता कि ठीक है हम इसके लिए तैयार हैं, तो वहां पे लोकतांत्रिक राजतंत्र स्थापना होगा। यानी सत्ता में क्या हो रहा है, परिवर्तन, जो शासन व्यवस्था चल में परिवर्तन। अब मेटरनिक है या बाकी के जो लोग हैं, अभी तो मेटरनिक हट गया है, लेकिन जो है वहां पे ऑस्ट्रिया में, वो लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे। जो राजा है वो तो इसके लिए तैयार नहीं होगा, वो तो शासन व्यवस्था जैसे चल रहा है वैसे चाहेगा। और अगर इसमें फ्रेडरिक विलियम कह देगा कि नहीं हम एकीकरण करके लोकतांत्रिक राजतंत्र के लिए तैयार हैं, तो ऑस्ट्रिया उसके खिलाफ हो जाएगा।
और ये फ्रेडरिक विलियम यानी प्रसा इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो ऑस्ट्रिया के साथ लड़ सके। तो एक कारण ये भी था इसको मना करने का, क्योंकि अगर वो हाँ कहता तो सीधे रूप से लड़ाई किससे होता? ऑस्ट्रिया के साथ। प्रसा तो है ये है, तो प्रसा का लड़ाई किससे हो जाता? ऑस्ट्रिया से। तो यहाँ पे ये चीज नहीं होता है। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे। एक कारण और था कि खुद यहाँ पे जर्मनी का ही जो दो भाग है, एक ऊपर वाला इसे हो जाए, एक नीचे वाला इसे हो जाए, तो यहीं के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है, यानी कि पूरे तरह से सहमति नहीं बन रही है। तो इस कारण से ये चीज नहीं हो पाया। जो ये एकीकरण का मार्ग था 1848 में सफल नहीं पाया। मौका अच्छा था, मेटरनिक हट चुका है, लोग भी लगभग तैयार हैं, लेकिन दो लोग यहाँ मना कर रहे हैं। एक फ्रेडरिक विलियम मना कर दिया और दूसरा यहाँ के दक्षिणी क्षेत्र के जो कुछ जनता है वो लोग भी मना कर दिए। और तीसरा कारण था कि फ्रेडरिक के मना करने के पीछे का डर था ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना। तो इन कारणों से यहाँ पे देखा जाए तो 1848 का टाइम आया, इस टाइम का भी आंदोलन इन लोगों के लिए सफल नहीं हुआ। ये उसमें सफल नहीं हो पाए, जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाए। ठीक, अब आगे देखो क्या होगा। प्रसा एक बात समझ चुका था कि अगर हम चाहें तो जर्मनी का एकीकरण कर सकते हैं, क्योंकि जर्मनी के जनता ने ये चुना था कि प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण करेंगे, फ्रेडरिक विलियम के नेतृत्व में। ठीक, तो ये इसको पता था। तो कहीं ना कहीं मन में एक लोभ तो आया ही था कि अगर जर्मनी का एकीकरण हमारे नेतृत्व में होगा तो वहां के शासक कौन बनेगा? हम बनेंगे, कुछ पावर मिलेगा। तो यहाँ पे इसको जर्मनी के एकीकरण के लिए समझ में आ चुका था कि हम ही कर सकते हैं। इसलिए जर्मनी का जो शासक है उसने अपने सेना को बढ़ाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू, क्योंकि इसको पता था कि जिस दिन हम इसके लिए हाँ करेंगे, ऑस्ट्रिया के इसके खिलाफ में युद्ध छिड़ेगा, तो पहले से हमको तैयार रहना है। तो अपना सेना बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गया, फ्रेडरिक विलियम का क्या हो गया? मृत्यु हो गया, मर गए तो एक अच्छा काम भी हो गया जर्मनी के लिए। ये तो ऐसे भी निरंकुश राजा था, तैयार तो था नहीं। जब ये मरा ना तो इसके जगह इसका भाई बना राजा। इसका भाई का नाम है विलियम। विलियम प्रथम भी नाम लिखा रहता है। ठीक, तो विलियम प्रथम जो है वो क्या बना? राजा बना। और विलियम प्रथम के राजा बनने का फायदा ये हुआ कि विलियम राष्ट्रवादी विचारधारा के था, यानी ये जर्मनी के एकीकरण करने के पक्ष में था। और इसने क्या किया कि इसके टाइम पर औद्योगिक क्रांति भी आया जर्मनी में, यानी कि उद्योगों का भी विकास हुआ, थोड़ा सा फायदा भी हुआ। ठीक, लोगों का। इसने एक काम और कर दिया, अपने तो ये राष्ट्रवादी विचारधारा के है, ये है, एक और व्यक्ति को ये अपना प्रधानमंत्री बना लिया, उसका नाम है बिस्मार्क। ठीक, इसको चांसलर मतलब अपना प्रधानमंत्री बना लेता है। और विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बिस्मार्क। ठीक, काउंट का वुड किसका था? कंफ्यूज नहीं होना है, विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री काउंट का वुड। दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गीजो को लिखने का अभी तक तो इसे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये दोनों से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री बिस्मार्क है और विक्टर इमैनुअल का काउंट का वुड है। ठीक, तो बिस्मार्क को अपना क्या कर लिया? बना लिया प्रधानमंत्री। अब दोनों राष्ट्रवादी विचारधारा के, अगर पीछे वाला में देखो तो विक्टर इमैनुअल भी कौन सी है? राष्ट्रवादी विचारधारा। अकाउंट का वुड भी राष्ट्रवादी विचारधारा। कर दिया एकीकरण, यहाँ भी दोनों है राष्ट्रवादी विचारधारा के। अभी दोनों मिलके जर्मनी का एकीकरण करेगा। दोनों मतलब मुख्य रूप से जैसे कल वाले कहानी में सब काम काउंट का वुड कर रहा था, लास्ट में आया था तुमको विक्टर इमैनुअल, वैसे यहाँ पूरा काम कौन करेगा? बिस्मार्क। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बिस्मार्क है कौन, क्या इसका भूमिका रहा। सवाल आता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को लिखें। तो देखो, बिस्मार्क जो है एक राजनीतिज्ञ था, कूटनीतिक, बिल्कुल काउंट का वुड के जैसा। ठीक, और वहां पे जर्मनी की जो संसद थी जिसका नाम क्या है? डायट, वहां पे ये प्रसा के तरफ से प्रतिनिधि था। ठीक, प्रसा का प्रतिनिधित्व करता था, उसके तरफ से ये बातों को रखता था। ठीक, शुरुआत में बिस्मार्क जो वो हीगेल के विचारों से प्रभावित था, एकदम शुरू से ही। ठीक, हीगेल के विचार यानी कि राष्ट्रवादी विचारधारा से ये प्रभावित था। और जर्मन के जो संसद है डायट, उसमें अपना कूटनीति का भी ये लगातार परिचय दे रहा था। जिस तरह से कल हम लोग देखे काउंट का वुड की कूटनीति, कैसे वो फ्रांस को लुभा करके एकीकरण कर लिया, उस तरह के काम करने में ये भी माहिर है। ठीक, वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए भी जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुड़ गया। ये इसको पता था कि अगर हम कहेंगे कि राजतंत्र हटा के जर्मनी के एकीकरण करे
तो शायद ये संभव नहीं है। लेकिन अगर हम राजा को लोभ दे दे, जैसन राजा हो उसको लोभ दे दे, तो जर्मनी के एकीकरण हो जाएगा। जर्मनी के अगर एकीकरण हो गया तो राजा को हटाने में कितना टाइम लगेगा? जब पूरा जर्मनी के जनता एक हो जाएगा तो फ्रांस के क्रांति जैसन करके हटाइए लेगा, चढ़ा देगा फांसी पर लुई 16 जैसा, जो भी मन में इसके विचार आए। लेकिन ये अब हम तो वहां थे नहीं कि इसके मन में क्या चल रहा है, हम एक अनुमान पर बता रहे हैं। तो ये कहा कि चलिए भले निरंकुश राजतंत्र रहे लेकिन जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाए। वो काम शुरू कर दिया। उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो चाहे कट्टरवादी, सभी उसके विचारों के समर्थक थे। ठीक, चाहे दो तरह के लोग थे, एक उदारवादी विचारधारा के राष्ट्रवादी जो सबकी भलाई चाहते थे, एकदम कट्टरवादी। ठीक, ये दोनों लोग ही समर्थन करते थे किसका? बिस्मार्क का। यानी दोनों तरफ से ये मेलजोल बना के दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किए हुए था। ठीक, बिस्मार्क को एक बात पता था, अगर हम जर्मनी का एकीकरण करेंगे तो युद्ध तो होना है। जो बाकी के देश हैं, ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस जैसे जो देश हैं, वो इसका विरोध तो करेंगे। तो बिना युद्ध के हम जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए उसने क्या किया? अपने सेना को बढ़ाना वो शुरू कर दिया। पहले से ही तो सेना बढ़ ही रहा था, सैन्य शक्ति, इसने और बढ़ाया। और उसने यहाँ पे एक नीति अपनाया। यहाँ पे दो चीज आएगा, एक आएगा तुमको अनिवार्य सैन्य सेवा, देखो यहाँ पे अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। और दूसरा इसने जो नीति अपनाया ना, रक्त और लौह की नीति। रक्त लौह नीति मतलब युद्ध करके हम एकीकरण करेंगे, लेकिन हम करेंगे। ठीक, रक्त और लौह की नीति को अपनाता है। रक्त लौह की नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। और एक बार मंथली टेस्ट में बिहार बोर्ड द्वारा ये भी क्वेश्चन आया है कि अनिवार्य सैन्य सेवा किसने लागू की है। तो जब बना चुका है तो हो सकता है कभी वो एग्जाम में भी डाल देवे। तो जो बना दिया उसको हम लोग क्या करेंगे? कवर करते जाएंगे। ऐसे तुम लोग को अप्रैल या मई से टेस्ट शुरू हो जाएगा स्कूल में। अरे नहीं होगा तो छोड़ा जाएगा। अरे 17 फरवरी से 10th के एग्जाम है। एक स्कूल में मंथली टेस्ट चलता ना है, तो हर महीने में 25 तारीख से लगभग शुरू होता है, 22 तारीख से ऐसे। अगर होगा तो उसका भी क्वेश्चन तुमको उसी टाइम सॉल्व करवाते जाएंगे। उसको भी जो नया चीज है उसको ध्यान में रखना है, क्या पता वो भी आ जाए। अब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बनाएगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कौन कर सकता है? गेसिंग ना कर सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से बनाता है कि नॉर्मल लड़का भी दे देवे। और अगर परसेंटेज उठाना है तो धीरे धीरे क्वेश्चन क्या होने लगता है? हार्ड होने लगता है। कुछ क्वेश्चन हार्ड रहता है, कुछ आसान रहता है, कुछ मिडिल वाला रहता है। और नंबर उठाना है तो हमको सब देखना होगा। तो ये चीज हुआ। 1830 में ऑस्ट्रिया और प्रसा संधि का विरोध करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया ने प्रसा का जो है यहाँ पे ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच जो संधि हुआ था उसका विरोध करना शुरू कर दिया। और जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में 1830 में एक संधि हुआ था कि तू कभी भी, प्रसा को कहा था कौन? ऑस्ट्रिया, कि तू कभी भी अपने नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं करेगा। ऐसा प्रसा को क्यों कहा? क्योंकि ऊपरे वाला पूरा जो भाग है जर्मनी का उस पर कब्जा किसका है? प्रसा का है। तो अगर ये चाहे तो कर देगा। तो एक संधि हो गया दोनों में समझौता कि तू ये चीज नहीं करेगा। अब बिस्मार्क जब आएगा तो इस संधि को क्या कर देगा? तोड़ देगा। वो संधि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बात करने लगेगा। ठीक, अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना जो है वो जोर पकड़ने लगी थी, आगे बढ़ने लगी थी संधि टूटने के बाद। और आगे कहानी में क्या होगा? ये हमनी के बिस्मार्क हैं, यही किए थे इसका एकीकरण। कभी कभी सनक जाता है ना, लग रहा है एक सिगरेट पियावे पड़ेगा। देखो, तो बिस्मार्क अपना नीति अपनाता है और प्रसा को मजबूत करके और यहाँ पे इतना मजबूत कर लेता है कि अब वो ऑस्ट्रिया को टक्कर दे सकता है। यानी अब ये युद्ध के लिए पूरे तरह से तैयार था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में सेल्सविग और होल्स्टीन राज्य के मुद्दे को लेकर के डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई शुरू जैसे ही ये तैयार हो गया, दो जगहों को लेकर के, एक ये जगह है और एक ये जगह, इन दोनों जगहों को लेकर के 1864 में डेनमार्क पर अटैक करेगा। और उसके बाद ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच होगा युद्ध। हाँ, वहीं पे है, उसी के अगल बगल में, उसी के अगल बगल में। अभी तो ये अलग है शायद, जहां तक को जानकारी में मैप पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस जगह को लेकर के आक्रमण कर दिया
क्यों आक्रमण किया? क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। ठीक, तो इसलिए अटैक कर दिया। किस पे था? सेल्सविक पर और होलेस्टीन पर। किसका कब्जा है? डेनमार्क पर। और ये जो है तेज है, काउंट काउंट जैसा है, सीधे ऑस्ट्रिया से नहीं लड़ रहा है। किसको पीटा? डेनमार्क को। इसको पता था कि हम डेनमार्क को मारेंगे, तो बचाने के लिए कौन आएगा? ऑस्ट्रिया। जैसे ऑस्ट्रिया आएगा, हमको दुनिया भर में कहने के लिए हो जाएगा कि हम आगे थोड़े हुआ है हमारे से लड़े, तब मारेंगे नहीं। तो ये कूटनीति थी इसकी। कहां से लड़ रहा है? घुमा करके। ठीक, तो यहाँ पे लड़ा, यहाँ पे जीत हुआ, प्रसा की जीत हुई, और जीत के बाद सेल्सविक प्रसा का अधीन हो गया और होलेस्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। दोनों के बीच युद्ध हो गया इस बात को लेकर के। दो जगहों को जीत गया था, इसको इसको। तो जिसे काउंट काउंट जीता था लोम्बार्डी वेनेशिया, तो लोम्बार्डी रख के वेनेशिया दे दिया ऑस्ट्रिया को। वैसे ही यहाँ पे क्या कर दिया? दो जगहों को जीता, होलेस्टीन और सेल्सविक। तो बिस्मार्क का किया कि सेल्सविक अपने रख लिया, ऑस्ट्रिया उसको दे दिया, एक राज्य तो अपना में आया। ठीक, ऐसे करके ये भी काम किया। कल ही बोले थे कि इन दोनों में, काउंट काउंट में, बिस्मार्क में तुमको समानता दिखेगा। ठीक, तो इन दोनों राज्यों में जर्मनी की संख्या अधिक थी। अटैक करने का एक कारण और था, यहां भी जर्मन लोग ज्यादा हैं और यहां भी जर्मन लोग ज्यादा हैं। बाद में क्या किया कि बिस्मार्क ने इन दोनों जगहों पे, होलेस्टीन में, सेल्सविक तो अपने अधिकार में नहीं लिया है, होलेस्टीन में क्या करेगा? लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना जगाएगा, उसको भारत करें जर्मनी में मिलने के लिए यहाँ पे क्या करेगा? उसको उकसाएगा और उसमें राष्ट्रवादी भावना जगा करके यहाँ पे अपने जर्मनी में मिलाना चाहेगा। जब वहां के लोग, होलेस्टीन के लोग आंदोलन करेंगे जर्मनी में मिलने के लिए, तो ऑस्ट्रिया चुप रहेगा? वो इसको दबाने का काम करेगा। तो वहां पे वो क्या करता है? ऑस्ट्रिया अपना सेना भेजता है, भेज के कहता है कि हम यहाँ पे इस आंदोलन को दबाएंगे। लेकिन उसको होलेस्टीन पहुंचने के लिए, ऑस्ट्रिया को अगर होलेस्टीन जाना है, तो बीच में आता था इसका क्षेत्र, बिस्मार्क का प्रसा वाला क्षेत्र। ये कहा कि हम यहाँ न जाने, इस तरफ से हम आपको नहीं जाने देंगे। ठीक, अब जैसे ही मना किया कि इस तरफ से नहीं जाने देंगे, तो ऑस्ट्रिया इस बात से खुश होगा? दुखी होगा? और दुखी होगा तो देखो आगे वो क्या करेगा। तो बिस्मार्क ने यहाँ पे इस चीज के लिए मना कर दिया। ठीक, बिस्मार्क को पता था कि हम डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं, ना तो गलती सब हमरा में निकाल देगा। तो क्या कर रहा था? बार बार ऑस्ट्रिया को क्या कर रहा था? उसका रहा था कि तू खाली शुरू करो, बाद में तुम पूरा तैयारी में हइये हैं, शुरू खाली तुम करो। ठीक, ऑस्ट्रिया इस चीज के लिए यहाँ पे भड़काने का वो काम है, जो बिस्मार्क है वो ऑस्ट्रिया को बार बार भड़काने का काम करेगा। ठीक, ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी इसको साबित करना था, लड़ना तो था, लेकिन पहले खुद अटैक नहीं करना था। तो उसने क्या किया? ये तय था कि भविष्य में लड़ाई होने वाला है, तो लड़ाई होने से पहले ही काउंट काउंट के जैसे बिस्मार्क ने भी क्या कर लिया? फ्रांस से समझौता। समझौता क्या किया? कैसे वो कहा था काउंट काउंट फ्रांस को कि हमने दोनों लड़ेंगे, तो तू कुछ नहीं बोलियो, चुपचाप रहियो। ये कहा कि जब ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध होगा, तब फ्रांस भाई आप तटस्थ रहिएगा, यानी आपको कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। तो ये भी वही नियम को अपनाया। इसके लिए जैसे काउंट काउंट ने अपना कुछ क्षेत्र दिया था फ्रांस को, वैसे बिस्मार्क ने भी अपना कुछ क्षेत्र उसको देने का, बिस्मार्क ने भी फ्रांस को ये संधि जब करता है कि हम दोनों लड़ेंगे, आपको नहीं बोलना, बिल्कुल काउंट काउंट के जैसा ये भी अपना क्षेत्र फ्रांस को दे देगा और कहेगा कि नहीं बोलना है। अब बिस्मार्क एक चीज और करता है, वो इटली के जो शासक था विक्टर इमैनुअल, कहा कि दोनों का टाइम तो एक ही है, उसके साथ भी ये संधि कर लिया। क्या संधि कर लिया? कि तोरो दुश्मन हमरो दुश्मन, तो हमने दोनों दोस्त मिल जाते हैं, पिटते हैं। तो इटली के एकीकरण करो मैंने। तो जब चल रहा था, कल उधर देखे थे कि इटली के एकीकरण के लिए तो जर्मनी के एकीकरण के बताए थे कि युद्ध चल रहा था, तो इस कारण से बेचारा के इटली भी गया और जर्मनी भी चल गया, चारों तरफ से घिर गया था ऑस्ट्रिया। ठीक, तो संधि कर लिया। संधि क्या था कि ऑस्ट्रिया पर युद्ध में इटली ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण कर देगा। यही संधि था कि जब हम इन्हें जर्मनी करा है प्रसा, कि जब हम इनने से इसको मारने के लिए शुरू करेंगे ना, मान लो ये तुमको है ऑस्ट्रिया, ये है कौन? ये तुमको मान लो जर्मनी, हम इटली। ठीक, तो ये हमसे कहा, क्वेश्चन चेंज कर दो, समझाने में दिक्कत होगी। ये तुमको ऑस्ट्रिया है, हम जर्मनी हो गए, ये प्रसा हो गया। हम ये संधि कर ले कि तो हम दोनों का दुश्मन है, तो वो काम करिए। जैसे ओकरा हम मारेला शुरू करी ना, तो पीछे से आके दे तराक तराक, दे तराक तराक, दे तराक तराक। ठीक, और दुद्दू को कैसे संभालेगा? कैसे? जाहिर सी बात है, लात खाना है दबा के।
तो धर के हमने दोनों का क्या करना है, इसको कुछ देना है। जहां हम शुरू किए तो ये हमारे से लड़े में व्यस्त है, तभी पीछे से है लाठी लेके दे लाठी, धाए धाए, गोड़ हाथ सब बराबर, यही संधि था कि हम अकाउंट करेंगे उसी टाइम तू भी कर देना, हम इस क्षेत्र से तू उस क्षेत्र से, उसे मारेगा कैसे। बीच में मदद के लिए कौन आएगा, फ्रांस। तो फ्रांस के साथ काउंट का भी समझौता कर लिया था। अभी यहाँ पे बिस्मार्क भी कि तू कुछ मत बोलियो, जेकर सपोर्ट में हई आवे वाली है, हई एक पहले ही घूस खेले, तू कहिए कि हमारा पते न हल्की लड़ाई हुई थी, कामे खत्म, आई है सीधा कुर्सी से मार दिलवा सा कैसे। अरे हमारा तो पते न बता ले, कोई कुछ खिया पिया दे कि चल सांझ के मुर्गा के पार्टी रहत, ठीक वही में खुश कर ले लिया, धर के इनका बढ़िया से पूछा 1 इंच आउ छोटा कर दम 2-3 इंच, ठीक। तो ये वाला हाल हो गया था। अब इतना सारा चीज जब चारों पट्टी से इसके खिलाफ रणनीति चलेगा तो इसका अपमान हो रहा है, गुस्सा तो आएगा, कर दिया अटैक केकरा पर, परासा पर। परासा तो चाह रहा था तू करो, लड़ाई कौन सा हुआ, सेडोवा का युद्ध, ठीक। कब हुआ है, 1866 में। जब ये अटैक करेगा उन्हें इटली अटैक कर दिया, ठीक। अटैक हो गया, ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस गया, एक तरफ जर्मनी है और एक तरफ इटली। अब फ्रांस सपोर्ट में नहीं है, यानी कि गया ये काम से। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया की जो है वो हार हो जाता है, इटली में भी उसकी हार होती है और जर्मनी में भी इसकी हार हो जाती है। और जर्मन का जो क्षेत्र है उस पर इसका प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है। और इस तरह से जर्मनी का कुछ हिस्सा, लगभग 2/3 हिस्सा का जो एकीकरण करना था वो युद्ध के बाद हो गया, ठीक। अब आगे देखो क्या होगा, बचा हुआ जो जर्मनी था उसमें क्या होगा। वे क्लास में बोलो शांत रहने के लिए, आराम से बोलने के लिए। सर थोड़ा हल्ला कम करो ये सर। देखो शेष जर्मनी का जो एकीकरण करना है उस पे कब्जा किसका है, फ्रांस के। पहले ही का कैली है कि हमरा दोनों से लड़ेला है, तो एकरा तो घूस खिया के एकरा हमने दोनों पीट ले ली। अब केकरा पीटम, इनका, ये फ्रांस है, ठीक। इनका जब हम इनका पीटम कई बचावे तने यो कहते कि कैसे हो गए, हमरा थोड़े पता था, कौन मार दिया, ये किलो से लेके जाएगी, बदला लेने लगी मिल जाएगा। तो अब इसको युद्ध किससे करना था, फ्रांस से, ठीक। क्योंकि जर्मनी के जो दक्षिणी रियासत था नीचे वाला, वहां पे अगर एकीकरण करने का बात करता तो फ्रांस उसके खिलाफ में आता। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का भी मामला उभर गया। एक और देश था स्पेन, और स्पेन के जो राजा है उसकी हो गई मृत्यु। तब नया राजा कौन बनेगा, इस बात को लेकर के वहां बहस चल रही थी। यह इसके लिए फायदा के काम कर दिया, जिस पर प्रासा के राजकुमार के दावेदारी था। अगर देखा जाए तो पूरा इतिहास अंदर जाके देखना होगा, लेकिन असल में उस गद्दी पर किसी को बैठने का हक था तो वो था प्रासा के राजकुमार के। अब बिस्मार्क कहाँ के प्रधानमंत्री है, प्रासे के। जर्मनी तो उसके अंतर्गत में ना रहा है, एकीकरण न कर रहा है, प्रधानमंत्री तो प्रासे के है, यानी कि वहां के जो राजकुमार है उसी का अधिकार है। अब ये अधिकार लगी लड़ाई लगाएगा कि हम्मर हिस्सा में हो। अब जैसे कहेंगे हम्मर हिस्सा में हो तो एक तरफ रहता, जैसे ही तरफ धर के पीट देम, तो आगे खाली तू चला ना, पीछे से दम यही, ठीक। फ्रांस कहा कि नहीं, इस पर प्रासा का अधिकार नहीं है। वो क्यों मना कर रहा है, मना इसलिए कर रहा है क्योंकि ये दक्षिणी भाग में पहले ही पता था कि जैसे हम यहाँ पे जाएंगे कब्जा करने, फ्रांस हस्तक्षेप करेगा। देखो हस्तक्षेप कर दिया, अगर प्रासा का राजकुमारी गद्दी पर बैठ जाता तो दक्षिणी जर्मनी तो ऐसे ही उसके हाथ में चला जाता। तो ये चीज हो गया। अब जैसी बात किया ना, बिस्मार्क इसको घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश की, देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तुमको नहीं मिलने दे रहा है, तुम्हारा असली राजा ये है वो करके दक्षिणी जर्मनी के जितने भी लोग थे ना उनको भड़का दिया। किसके खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, यानी उनमें राष्ट्रवादी भावना को जगा दिया। और वहां के लोगों ने खुल करके विरोध करना शुरू कर दिया। किसका, फ्रांस का। अब फ्रांस के लिए हो गया बदनामी के बाद, अपमान के बाद, तिल मिलाया इस बात से, ठीक। और उस टाइम पे वहां पे राजा कौन था, नेपोलियन 3, कल पढ़े हैं, एक जो ना काउंट का समझौता करा था, बार बार क्या ये वाला जगह दे रहे हैं, नेपोलियन 3 के है। अब वो प्रासा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। जो युद्ध होगा वो कौन सा है, सेडोन की लड़ाई। अगर ये युद्ध में प्रासा जीत गया तो जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा, क्योंकि वही वाला एक क्षेत्र बचा हुआ है। लड़ाई शुरू हो जाता है, कब होता है, 1800
1870 में 19 जून 1870 को ये युद्ध शुरू होता है। युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो जाती है और प्रासा के जीत हो गया। और जैसे ही प्रासा जीता जर्मनी का एकीकरण होगा। युद्ध के बाद संधि होता है, तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। संधि द्वारा यहाँ पे दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित किया गया और यहाँ पे जर्मनी का जो दक्षिणी भाग बचा हुआ था उसका एकीकरण हो गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये वो टाइम था जब एक तरफ एक महाशक्ति फ्रांस का पतन हो रहा था, तो दूसरी तरफ एक महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ, एक नया राष्ट्र बन के उभरा। और 1871 आते आते तक जर्मनी का भी पूरा इलाका क्या हो गया, एकीकरण। तो इटली का भी एकीकरण कब, 1871 में, और जर्मनी का भी एकीकरण कब हुआ, एकीकरण में। और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण भी तुमको कंप्लीट हो गया, समझा। अब ये जो कंप्लीट हुआ इसका कुछ प्रभाव पड़ा। ये जो भी घटनाएं घट रही थी, तो कल हम बताए थे कि इन घटनाओं का प्रभाव यूरोपीय और भी इसके अगल बगल के जो छोटे छोटे देश थे उन पे भी पड़ रहा था। जैसे कि यहाँ पे देखो, कल के जो क्लास में करेंगे, हंगरी एक देश है, यहाँ पे भी है बोहेमिया, यहाँ पे भी लिखा, और ये यूनान, इन सभी को हम कल पढ़ेंगे। इन सभी क्षेत्रों में भी राष्ट्रवादी भावना जग रहा है, देख देख के कि जब वो एकीकरण कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हमको भी करो। और इस तरह से यहाँ भी एकीकरण का काम शुरू होगा। यहाँ पे एक साम्राज्य हुआ करता था ऑटोमन साम्राज्य, उसका पतन यहीं पे हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और स्लाव जाति एक होता है, वो संगठित होकर के अपना एक अलग बनाएगा देश जिसका नाम है सर्बिया। ये सारी घटनाओं के पीछे जो कहानी है वो है इटली और जर्मनी के एकीकरण की कहानी, और उनके कहानी के पीछे फ्रांस की कहानी। फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर के इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, और इन दोनों से प्रेरणा लेकर के इन सब का एकीकरण होगा, स्वतंत्र होगा, ये सब घटनाएं घटेगी। और इन सारी घटनाओं से सीख लेकर के हमारे देश में भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा, या बाकी के जो भी उपनिवेश थे, गुलाम देश थे, उन सभी देशों में यहां से सीख लेकर के आंदोलन शुरू होगा। तो ये था तुमको आंदोलन। उस सर के कहो नेट खोलने के लिए। अब ये है तुमको आज जितना भी पढ़ा है उसका हो गया तुमको ये पूरा का पूरा होमवर्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करेगा, ठीक।